हेलो हेलो हेलो। तो नया चैप्टर आ चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज स्टार्ट करेंगे पूरा वन शॉट में। चलिए शुरू करते हैं। पेपर यहीं से आएगा, टेंशन मत लीजिए, पेपर तो यहीं से आएगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स पहले जान लेते हैं भाई, मेटल और नॉन मेटल है क्या। देखिए, अब हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स क्या होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए, मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ना देता है, ये देने वाला है। और नॉन मेटल क्या है, ये लेने वाला है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनर। ठीक है। तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं ना, वो जनरली कैटायन होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल्स पे ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं नॉन मेटल्स, तो नेगेटिव चार्ज इन पे आ जाएगा, जाहिर सी बात है। मेटल्स, लोहा देख लो। चलो, आप एक इमेजिन कर लो मेटल को, लोहा या गोल्ड। तो कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। मरकरी को छोड़ के, मरकरी कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, स्ट्रांग होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, आप तोड़ नहीं सकते आसानी से। क्या लोहे की स्ट्रिप है, ये आयरन की है, क्या आप इसे तोड़ दोगे, नहीं तोड़ पाओगे, कटर चाहिए। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं, इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं, लोहा हार्ड है, सिल्वर हार्ड है, ठीक है, ये सब हार्ड है। लेकिन जो कुछ हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। चाकू छोड़ो, आप इन्हें स्केल फुट्टे से भी काट सकते हैं। मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मतलब मेल्ट। देखो, मेलिएबल, मेलिएबल यानी हथौड़े से पीट पीट के हम इनका क्या बना सकते हैं, हथौड़े से पीट पीट के इन्हें इनकी चादर बना सकते हैं। देखा ना, स्टील की बड़ी बड़ी चादर आती है मार्केट में, जिससे टीन बनती है ना, टीन बनती है। तो अगला है डक्टाइल। डक्टाइल में इन्हें हम लंबे लंबे तार बना सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं ना, कॉपर के वायर। तो कितने पतले पतले रहते हैं, कितने पतले पतले। अगर आपने इतना सा पीस लिया है ना, अगर आपने इतना सा पीस लिया मेटल का, तो आप उससे बहुत लंबी तार बना सकते हो, बहुत पतली। ठीक है। तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप लोहे को, आयरन लिया आपने, क्या इसे अपने घर के चूल्हे पर रख के मेल्ट कर दोगे, अरे नहीं होने का। ठीक है, ट्राई कर लेना, खाली पीली पूरा सिलेंडर फूक जाएगा, लेकिन आपका लोहा नहीं पिघलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके। ठीक है। नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देखो, नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ये गैस है रूम टेम्परेचर पे। सल्फर क्या होता है, सॉलिड होता है। लिक्विड जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। ये याद रखना, वन वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये वाला कि हार्ड, सोडियम पोटेशियम। ठीक है। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, आप देखोगे कि जैसे कि ब्रोमीन ले लो या सल्फर ले लो। सल्फर कैसा होता है, पीला पीला होता है। ठीक है, पीले कलर का होता है ये। ठीक है। तो ये शाइनी नहीं होता, ये शाइनी नहीं होता। ठीक है, तो नॉन लस्ट्रस होता है। लेकिन आयोडीन जो कि ब्लू कलर का होता है, ये शाइनी होता है। ठीक है। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब चूरा चूरा, जैसे चौक है, आप चौक लो, चौक की स्टिक, उसे आप तोड़ सकते हो। आपकी पेंसिल की निब है, उसे कैसे आप चूर चूर कर सकते हो। तो ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ये जल्दी से टूट जाते हैं। जैसे नो जैसे कि मेटल से, मेटल ब्रिटल नहीं होता। आयरन आप हाथों से चूरा चूरा नहीं कर सकते, हाथों से नहीं तोड़ सकते, ब्रिटल नहीं है, ये हार्ड है, सॉफ्ट। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड, डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन कैसा है, शाइनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल। अब देखो, क्या आप डायमंड को मशीन में डाल के लंबी चादर बना सकते हो, नहीं बन सकते, टूट टूट जाएगा।
डक्टाइल के लंबी लंबी तार बना सकते हो सल्फर की, नॉन मेटल की नहीं बन सकती। वो तो चूर चूर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल है, क्योंकि ब्रिटल है, चूर हो जाएंगे, ये लंबे लंबे खींच नहीं सकते। ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज, हाई डेंसिटीज। मेटल में क्या होता है, हाई, अगर आप 1 किलो लोहा लो और 1 किलो ही आप ऑक्सीजन गैस लो, कौन ज्यादा रहेगा? 1 किलो आयरन या 1 किलो ऑक्सीजन? वॉल्यूम किसका ज्यादा, कौन ज्यादा वॉल्यूम लेगा? ऑक्सीजन। तो यानी ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो मेटल्स क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। आप लोहे की डंडी लेके स्विच बोर्ड में लगा दो, पता लग जाएगा, करना मत कभी नहीं तो बताने लायक नहीं रहोगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, लेड, पीबी, ये होता है लेड। ये एक मेटल है जो कि क्या है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसे आप याद रखेंगे एग्जाम्पल को। नॉन मेटल में क्या, नॉन मेटल में, नॉन मेटल सारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की निब में होती है ना, वो क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, नहीं कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ये करती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। सोनोरस होते हैं, देखो सोनोरस का मतलब क्या होता है, आपकी, आप थाली है, थाली को अगर आप बजाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, जैसे धुम, एक साउंड बजती है ना, बात बात तक भी साउंड आती है, एकदम रिंगिंग साउंड। तो वो मेटल प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल प्रोड्यूस नहीं करते। आप, ठीक है, तो हमारी पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, देखो ध्यान से देखना। पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी तो होती है पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से उसमें एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, 118 के आसपास, जनरली अब और बढ़ गए हैं। इस तरीके से होती है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो मेटल्स किस तरफ होते हैं, मेटल्स होते हैं इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, यहाँ पर होते हैं आपके मेटल्स। ठीक है। और यहाँ पर होते हैं आपके नॉन मेटल्स, यहाँ पर होते हैं आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर होते हैं आपके मेटल्स, यहाँ पर होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है। और यहाँ पर होते हैं आपके बीच में कुछ, यहाँ पर होते हैं मेटलॉइड्स, यानी जो मेटल नहीं है ना नॉन मेटल है, वो कुछ नहीं है, वो है मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर यही लिखा है, लाइज लेफ्ट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ के लेफ्ट साइड में मिलेंगे आपको मेटल्स, या राइट साइड में मिलेंगे आपको नॉन मेटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, लस्ट्रस होते हैं, हार्डनेस, हार्ड होते हैं मेटल, मैलिएबल होते हैं मेटल, चादरों पर डक्टाइल होते हैं, लंबी लंबी तार बनाई जा सकती हैं, मेटल कंडक्ट करता है हीट, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या करा गया है, एक रॉड ली है, यहाँ पर देखो, इसमें क्या करा गया है, एक रॉड ली है, जिस रॉड में, इस रॉड में क्या करा गया है, पिंस टांग दी ऐसे करके। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर हीट करना शुरू करा, तो इस रॉड, ये मेटल रॉड है, तो हीट कैसे फ्लो होगी, हीट इसमें फ्लो होगी ऐसे, यहाँ से मैं हीट कर रहा हूँ, हीट ऐसे फ्लो होगी, तो पहले ये वाली पिन गिरेगी नीचे, फिर हीट यहाँ आएगी, फिर ये वाली पिन नीचे गिरेगी, फिर हीट यहाँ आएगी, फिर ये वाली पिन नीचे गिरेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रॉड है मेटल की, ये हीट को कंडक्ट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पर यही एक्टिविटी को शो करा गया, ये इंग्लिश में है, ये आप लिख लेना, एग्जाम में आ सकती है, केस बेस क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा और जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बताया आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, अगर आपने देखी तो स्मार्ट वर्क करना सीखना है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या अब हमने क्या पढ़ा, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली, लेकिन क्या सिर्फ देख कर ही पता लगाएंगे कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ही पता होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, इन सभी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके देखेंगे आगे डिटेल में। जैसे कि पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। देखो मेटल हमने फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, एक नाम, मेटल ऑक्साइड।
तो यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना मेटल ऑक्साइड। तो इसमें भी यही होगा, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसे बैलेंस कर लेंगे तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे तो बनता है Al2O3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, चलो बैलेंस भी यहाँ पर सिखा देता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा दो 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हैं लेकिन यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर अगर 3 लगाऊंगा तो यहाँ 6 हो गए, और यहाँ कितने हैं, 3, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो 4 हो गए, तो यहाँ पर कर देंगे 4। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, हो गया बैलेंस। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड एक एग्जांपल है, CuO, ये कॉपर ऑक्साइड है। ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर मतलब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं, देखो ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड है, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेस। ये बेस है, तो यानी बेस और ये एसिड है, तो बेस और एसिड मिलके क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, देखो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो बेसिक भी हो सकते हैं और एसिड भी हो सकते हैं, यानी दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम ने एसिड के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, उसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ वो करा रिएक्ट, तो सोडियम एल्यूमिनेट यानी एक सॉल्ट और वाटर बनाया, यानी ये है एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है बर्निंग ऑफ मेटल्स। देखिए किसी भी मेटल को जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी फ्लेम होती है, अलग अलग फ्लेम छोड़ता है। ठीक है, तो उसी फ्लेम को देखेंगे। बर्न मेटल विद हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये एक्टिविटी है। जैसे सोडियम की जो फ्लेम आती है वो येलो आती है, कैल्शियम की लाल कलर की, मैग्नीशियम की वाइट, एल्यूमिनियम की वाइट, जिंक और इसका कोई कलर नहीं होता, कॉपर का ग्रीन इज ब्लू। ठीक है, तो अगली है नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन। अभी हमने मेटल के साथ ऑक्सीजन के पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्साइड ही, लेकिन पहले मेटल ऑक्साइड बनना था, अब बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि देखो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्यों, हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। मेटल का उल्टा क्या, नॉन मेटल, बेसिक का उल्टा क्या, एसिड। ठीक है, तो मेटल बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। जैसे कार्बन सल्फर नाइट्रोजन की हमने रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर क्या है, ये हैं नॉन मेटल्स, इनकी करा दी तो क्या हो गया, CO2 बन गया, SO2 बन गया, NO2 बन गया। ये क्या है, ये सारे क्या बने हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड। ये कैसे हैं, एसिडिक इन नेचर हैं। ठीक है, CO2 और H2O आर न्यूट्रल ऑक्साइड। पानी जो कि हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है, तो बनेगा, यानी एक नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो वाटर बन गया। लेकिन क्या वाटर एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ तो लिखा है नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। वाटर एसिडिक नहीं होता, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। तो CO2 और वाटर क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। बाकी सारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं इन जनरल। नॉन मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में नहीं घोल सकते, जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो, लिम्का, कोक, इनमें क्या रहती है, कार्बोनेटेड प्रेशर से भरी हुई CO2 रहती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। दे डिजोल्व वाटर इनटू फॉर्म ऑफ एसिड्स, एसिड की फॉर्म में, इसलिए मैंने बोला कार्बोनिक एसिड। जो आप कोका कोला पीते हो, लिम्का पीते हो, ये सब पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें क्या होती है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3।
ठीक है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है सल्फरस एसिडिक H2SO3। नेक्स्ट है मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। देखो मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, कि कुछ इस तरीके से होती है, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, इस तरीके से। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है। अब जो ऊपर वाले हैं हाइड्रोजन से ऊपर वाले, वो क्या करेंगे, पानी के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए वो नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो ऊपर वाले होते हैं क्या कैसे होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए वाटर कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। जो लेस रिएक्टिव हैं वो हॉट के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर स्टीम, उन्हें स्टीम चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं। नॉन मेटल्स सारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखो मेटल ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, क्या बना है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये जो मेटल ऑक्साइड है अगर वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, अगर ये मेटल ऑक्साइड फिर से पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना देगा, देखो मेटल ऑक्साइड पानी के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना दिया इसने, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल्स हैं। कोल्ड वाटर के साथ ये वायलेंटली क्या करते हैं, यानी बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इसके अंदर हीट निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, और हाइड्रोजन गैस कैसी है, फ्लेमेबल। तो वो जो हीट निकलती है रिएक्शन से, उस हीट से ये हाइड्रोजन गैस जल जाती है। इसलिए वहाँ पर इस रिएक्शन में हमें फायर लगती है, इसके अंदर फायर लगती है। जैसे यहाँ पर 2 पोटेशियम, यहाँ पर हमने पोटेशियम के को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर और हीट निकल गई। ऐसी सोडियम की रिएक्शन है। ये दोनों क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर आते हैं। तो ये क्या हाईली रिएक्टिव है। ये सन ऑफ कैल्शियम विद वाटर जो कि कम है, कटरी ना ने कार। देखो ये दोनों तो किससे कर रहे थे, कोल्ड वाटर से। लेकिन जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ कम रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन गैस डज नॉट कैच फायर, मतलब इतनी ज़्यादा विग्रस और वायलेंट रिएक्शन नहीं होती जो एक्सोथर्मिक, इतनी हीट निकले कि हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर ले। तो इतनी एक्सोथर्मिक ये नहीं होती। बस कैल्शियम और वाटर मिलके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें थोड़ी बहुत हीट निकलती है, जब हम जो चूना होता है उसे पानी में मिलाते हैं तो हीट निकलती है, लेकिन इतनी हीट नहीं निकलती। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग एज हाइड्रोजन स्टिक टू द मेटल। ठीक है। जो कैल्शियम है वो क्या करता है, पानी के ऊपर आ जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन गैस के साथ बबल बना लेता है, मतलब उसके साथ चिपक जाता है और इसलिए सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है। अगला है मेटल्स विद वाटर। अब हमने देखा सोडियम का, पोटेशियम का और कैल्शियम का, ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर। मैं बताया कुछ जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो हॉट वाटर से करते हैं। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग एज इवॉल्व हाइड्रोजन स्टिक टू द मेटल सरफेस। ये भी कैल्शियम की तरह वाटर सरफेस पर आ जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ स्टिक होकर चिपक कर। मैग्नीशियम ने देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी वाटर के साथ, और हमने थोड़ी सी हीट दी। यहाँ हीट का मतलब क्या है, ये कैसा है, हॉट है। इस हीट का मतलब ये है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड निकला और हाइड्रोजन गैस निकली। यहाँ पर देखो इतनी हीट नहीं आई, इतनी हीट नहीं निकली। ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये 3 एग्जाम्पल हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों थोड़े खास हैं। ये थोड़े खासम खास हैं। ये कहते हैं भाई ना तो मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना मैं हॉट वाटर के साथ करूँगा, मैं करूँगा स्टीम के साथ, मैं करूँगा स्टीम के साथ। ठीक है। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं, प्रोडक्ट वही मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी ये हॉट, कोल्ड या स्टीम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे वाटर कैसा है, स्टीम। ठीक है। प्रोडक्ट वही मिलेंगे। हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये हमने अभी
देख लिया, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, हमने देखा सोडियम पोटेशियम किसके साथ करता है, कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ करता है। लेकिन ये तीन जो हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और ये करते हैं स्टीम के साथ। मैग्नीशियम करता है हॉट वाटर के साथ। ठीक है, लेड से पहले वाले ही करेंगे सारे। जो लेड है, लेड के बाद हाइड्रोजन आ जाता है, वाटर में हाइड्रोजन होता है, तो जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा, मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, इसके आगे, तो ये ही सिर्फ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल विद एसिड। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था, एसिड बेस और सॉल्ट में, वहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, मेटल नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। ध्यान देना, HNO3 के साथ अगर मैं क्या करूँ, मेटल सोडियम ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा यहाँ से, लिख के ले लो। क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना, HNO3, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी खुद रिड्यूस हो जाता है ये, विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर एंड इट गेट रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजनस ऑक्साइड। मतलब जो HNO3 है, जो ऑक्सीजन है ना, जो हाइड्रोजन गैस निकली, ये क्या करता है, ये वाटर, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती, ये अपना ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को दे देता है। ये मान लीजिए मेटल है, ये मेटल हो गया, ये नए नाइट्रिक एसिड हो गया, और इसका जो प्रोडक्ट बनना है, ये प्रोडक्ट है, ये है हाइड्रोजन और सॉल्ट। सॉल्ट की बात छोड़ दीजिए, हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि HNO3 का जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है, तो इसमें क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट। क्यों, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। इसने अपना ऑक्सीजन देके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2O। केवल ये दोनों मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस देंगे। ये हमने कर लिया है। मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, देखो बहुत सिंपल है। मेटल ले लिया मैंने जिंक, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया दूसरे मेटल का, मान लीजिए कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए जिंक की जगह मैंने ले लिया आयरन, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉट ऑल मेटल आर इक्वली रिएक्टिव। हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस मान लीजिए मेटल ए है, ये मेटल बी का सॉल्यूशन है, तो मेटल बी को हटा के सॉल्यूशन बन जाता है मेटल बी का, और मेटल जो बी है वो बाहर निकल जाता है। मैंने बताया जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है कौन, आयरन, या कॉपर से जो भी ज़्यादा रिएक्ट, ये इसकी एक एक्टिविटी दे रखी है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिव की एक्टिविटी है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। वही है कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए आयरन कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है। ये मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आएगी। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि Ag और Au सिल्वर, और ये नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन शो ही नहीं करते। वो है हमारे पास मेटल और नॉन मेटल। जी हाँ, जैसे हमने एसिड और बेस को आपस में भिड़ा दिया था सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल को लास्ट में भिड़ा देंगे। भिड़ाने से क्या होगा, देखो समझना जरूरी है। मेटल्स कौन होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो देने वाले होते हैं। भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, दयालु हैं, हम तो देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हम लेंगे, हम बस लेंगे, हम दिल से बहुत बेकार हैं। ठीक है, ये गरीब दिल से हैं,
ये बस लेना जानते हैं। देखो इन्होंने क्या लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेटल ने दिए, नॉन मेटल ने ले लिए। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनायन जिसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये कैटायन और अनायन मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे समझ नहीं आया होगा, अगली स्लाइड पे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल में हम एक ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, क्लोरीन का 17, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो 2 8 1 2 8 7 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने अगर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्योंकि ये मेटल है, ये तो मेटल है ना, और ये नॉन मेटल है क्लोरीन, तो मेटल क्या करेगा, मेटल करेगा हमेशा अपने मन की, यानी इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया इस पर। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ठीक है। तो इसका देखो आउटर मोस्ट सेल कब 8 हो गई पूरी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो NaCl यहाँ से मिलकर क्या बना लेंगे, Na+Cl-, इसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ समझते हैं। सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस पे 1 एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, इसे 1 की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं, आपस में आता है, भाई तू मेरे पास आ जा, मुझे 1 की कमी है, तेरे पे 1 की ज़्यादा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन को देने के बाद इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बाहर वाली सेल में, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस पे +1 चार्ज और इस पे +1 चार्ज और इस पे भी -1 चार्ज आ जाता है। तो बीच में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और इस बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें कहते हैं हम बॉन्ड। इस पूरे कंपाउंड को क्या आएंगे, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये जनरली ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ब्रिटल मतलब जल्दी से टूट जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके घर में जो नमक है ना, नमक NaCl, वो उसमें आयनिक बॉन्ड है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। आप घर की गैस पर उसे पूरी रात रखना, पूरे दिन रखना, आप उसे पिघला के दिखा देना, वो कभी पिघल नहीं सकता। उसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियाँ चाहिए, फर्नेस चाहिए। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर, भाई नमक को पानी में घोल लेते हैं, लेकिन नमक को हम पेट्रोल या फिर कैरोसिन ऑयल में नहीं घोल सकते। आप करके देख लेना एक्सपेरिमेंट घर पर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये हमने बी कर लिया। इसके अंदर क्या है, NaCl। NaCl कैसा है, ये NaCl है सॉलिड, वाटर नहीं है। यहाँ पर हमने तार डाले और इस तार पे लगा दिया बल्ब, बताओ बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, सॉरी यहाँ पर बैटरी भी है, ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी है, ठीक है, इस तरीके से बैटरी भी जा रही है। तो बताओ करंट फ्लो करेगा ऐसे या नहीं करेगा, ऐसे जाकर ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें या नहीं करेगा, जल्दी बताओ, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट नहीं है, आयन प्रेजेंट नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंडक्ट कंपाउंड हमने देख ली। अकरेंस ऑफ मेटल्स, देखो हमारी अर्थ पे जनरली क्या है, कई सारे रिसोर्सेज हैं, तो उनमें से एक रिसोर्स है मेटल, जिससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग सारा सामान हम बनाते हैं। तो इसमें ही 2 चीज़ें आती हैं, मिनरल्स और ओर, ये मेटल से ही रिलेटेड है। मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड अकरिंग नेचुरली इन अर्थ सरफेस, किसमें, अर्थ सरफेस,
अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है। यहाँ पर जो भी चीज़ नेचुरली मिल रही है, नेचुरली, उसे हम कहेंगे मिनरल। वो मिनरल और क्या होते हैं, और मिनरल ही होते हैं, लेकिन वो मिनरल होते हैं जो जिनके पास काफ़ी हाई परसेंटेज होती है किसी मेटल की। जैसे कि एक और आपको बताता हूँ, रॉक सॉल्ट। ये रॉक सॉल्ट होता है, क्या होता है, नमक, कच्चा नमक जो होता है जिससे कि हमारा साफ वाला नमक बनता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक मिनरल है, ये एक मिनरल तो है, क्या एक और है, हाँ एक और भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोडियम एक एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिनेबार किसका है, मर्क्यूरी का। यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी एलिमेंट है ना, वो 3 कैटेगरी में है बेसिकली। या तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, या मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे, या कम रिएक्टिव होंगे। अब इनके लिए जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसके लिए अलग प्रोसेस, सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है। अकरेंस मतलब किस तरीके से पाए जाते हैं इनके, ये जो मिनरल्स हैं, इनके मिनरल्स किस तरीके से नेचुरली मिलते हैं सरफेस पर। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये हर किसी से रिएक्ट कर लेते हैं, तो जनरली ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, तो ये कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव भी ऑक्साइड की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलते हैं। किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। ये सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, ये भी कंबाइन स्टेट में। जो कम रिएक्टिव है, भाई मैं किसी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसमें कॉपर आता है। कॉपर क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट ओर में मिलता है। कॉपर का ओर क्या होता है, कार्बोनेट, यानी कार्बन से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये कैसा होता है, फ्री भी हो सकता है और कंबाइन स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है इसलिए फ्री भी हो सकता है। बाकी 3 जो हैं, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करते। और ये अगर मिलेंगे, ये किस में मिलेंगे, सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में। इनकी मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करते हैं मेटल्स को ओर में से। जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जो सल्फाइड है, ऑक्साइड है, उन्हें हम कैल्सिनेशन, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस रोस्टिंग, ठीक है। जो लीस्ट रिएक्टिव है उन्हें हम रोस्टिंग से करते हैं। इन्हें आगे हम देखेंगे एक एक करके। देखो हमारे पास एक और है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात, दुख दर्द समस्या कोई। ये और में 3 तरीके के मेटल हो सकते हैं, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव या बहुत कम रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब। इनके ओर को हम पिघलाएंगे, मोल्ट करेंगे, क्या करेंगे, पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका काफ़ी सिंपल है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगली, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब जनरली कार्बोनेट और सल्फाइड और में मिलते हैं। कार्बोनेट मतलब मेटल अगर कार्बन से रिएक्ट कर ले तो कार्बोनेट, और मेटल अगर सल्फर से रिएक्ट कर ले तो सल्फाइड। और कार्बोनेट है तो उसमें से कार्बन अलग करना, मतलब हमें ऑक्साइड फॉर्म में लाना है मेटल को। कार्बन हटाएंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस से, सल्फर हटाएंगे रोस्टिंग प्रोसेस से। ये सब हटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा उसका ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड आने के बाद तो भैया आप उसका रिडक्शन कर दो और फिर रिफाइनिंग, ठीक है। उसके बाद हमें एक मेटल अपना मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। जो कम रिएक्टिव होते हैं मेटल, वो जनरली सल्फाइड ओर में मिलते हैं। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ऑफ मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोस्टिंग से, ठीक है। रोस्टिंग से ऑक्साइड ऑफ मेटल आएगा, यहाँ से रिडक्शन करके
हमारे पास मेटल मिल जाएगा रिफाइनिंग करके। कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, ये बताया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हमें मेटल ऑक्साइड, मेटल को मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आना है अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो। इट इज डन कार्बोनेट और, ये सल्फाइड और के लिए होता है। हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए किसी का भी कार्बोनेट और है, उसे हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा कार्बोनेट और से। रोस्टिंग में क्या करेंगे, रोस्टिंग में क्या करेंगे, सल्फाइड और लेंगे क्योंकि रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे हीट, तो वो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। रोस्टिंग से याद रखना, घर में कुछ भी भूनते हो तो हीट देते हो, रोस्ट करते हो तो हीट मिलती है गैस से, और ऊपर उसे खुला रखते हो। जनरली रोस्टिंग खुले पर होते नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी है, तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन चाहिए और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एब्सेंस। CO2 इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, SO2 इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। वही तो हमारा मकसद था, मेटल ऑक्साइड को निकालना। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को हीट करा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड और CO2। CO2 गैस की फॉर्म में निकल गई, हमें ये चाहिए। इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने का मतलब ऑक्सीजन हटेगा, किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस से, और यहाँ पर जिंक मिल जाएगा। अब जिंक में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, तो इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग किससे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से, वो हम आगे देखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो मेटल, लो एक्टिविटी वाले, जैसे सिनेबार। सिनेबार किसका था, किसका था सिनेबार, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, इसकी रोस्टिंग करेंगे, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलेगा और रिडक्शन करके मर्क्यूरी आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ऐसे कॉपर सल्फाइड रोस्टिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इसे रिडक्शन कर देंगे इलेक्ट्रोलिसिस से, कॉपर आ जाएगा, और इसकी रिफाइनिंग कर देंगे तो प्योर कॉपर आ जाएगा। ये आप रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी अदर देन ऑक्साइड और हैं उन्हें हमें ऑक्साइड की फॉर्म में लाना है। दो प्रोसेस है, कैल्सिनेशन और कौन से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ी, थर्माइट रिएक्शन, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, टॉप वाले दो ही थे हमने पढ़ा था। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसके पिंगले, मतलब मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल और है, उसे हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मेटल हमारा आ जाएगा। मेटल पे क्या चार्ज होता है, मेटल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रोलिसिस में दो रोड होती है हमारे पास, कैथोड और एनोड। एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव। तो मेटल कहाँ चिपकेगा, कैथोड पर, देख ना, सोडियम चिपक गया कैथोड पर, तो हम कैथोड से कलेक्ट कर सकते हैं उसे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, हमने और लिया, और को साफ करा। देखो और के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो जो और के अंदर इम्प्योरिटीज होती है उन्हें हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स। ये इम्प्योरिटीज हैं और के अंदर, ठीक है। अब उसमें से हमने मेटल निकाला बाय द प्रोसेसेस, ठीक है। वो मेटल क्या प्योर है, बिल्कुल नहीं, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। अब उस मेटल को हमने रिफाइन करना है। रिफाइनिंग के लिए जनरली जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इम्प्योर कहाँ लेना है, प्योर कहाँ लेना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इम्प्योर जो मेटल है वो हमें लेना है एनोड पर, ठीक है। प्योर मेटल लेना है हमें कैथोड पर। स्मॉल स्ट्रिप लेनी है, जो प्योर है ना, स्मॉल स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम सॉल्यूशन, सेम मेटल सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मान लीजिए कॉपर को अगर रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट डाल देंगे, या कॉपर का कोई और सॉल्ट हम डाल देंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, प्योर मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पर, क्योंकि हमने क्या क्या लगाया है, कैथोड पर ही तो हमारा क्या लगा हुआ है, प्योर। तो वहाँ पर क्या जमा होएगा,
प्योर मेटल। इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट बॉटम ऑफ एनोड, और उससे हम क्या कहते हैं, एनोड मड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एनोड मड। एनोड मड क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं जी। चलिए समझते हैं, अब समझते हैं थोड़ा सा इसे। देखो ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या, अरे सही से बताओ भाई, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की तरह बताओ। ये है हमारा कैथोड, ये है एनोड, ठीक है। बैटरी होगी चालू, बैटरी चालू हो गई, यहाँ पर है इम्प्योर, देखो उसका कलर देखो, ये कॉपर है इम्प्योर, ये प्योर। ये लिए हमने थिक, ये ली है हमने प्योर, ठीक है। कैथोड पर प्योर लगाएंगे, एनोड पर इम्प्योर कॉपर, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन लिया है, ये लिया हमने कॉपर सल्फेट। ये होता है एसिडिफाइड, यानी कुछ ड्रॉप H2SO4 की इसमें डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा हो, ज़्यादा आयंस हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी सही प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें से क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, कॉपर प्लस निकल के कहाँ जाएगा, इस पर चिपक जाएगा। देखो क्या हो रहा है, मेटल है, मेटल के पास क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, सही है। और मेटल को हमने कहाँ लगा रखा है, पॉजिटिव पर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो यहाँ से निकल के पॉजिटिव मेटल आयंस कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर सारे जमा हो जाएंगे और इस प्लेट को कर देंगे थिक, इस प्लेट को कर देंगे थिक। तो इस पर केवल कॉपर आयंस ही जा रहे हैं, यानी मेटल आयंस ही ट्रांसफर हो रहे हैं। इम्प्योरिटीज यहाँ पर नीचे झड़ जाएगी, इम्प्योरिटीज नीचे झड़ जाएगी गिर गिर कर, कॉपर आयंस वहाँ जा रहे हैं, इम्प्योरिटीज नीचे आ जाएंगी। इन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड, एनोड मड, ठीक है। तो ये था प्रोसेस में, याद रखना है, कैथोड पर प्योर वाला रहेगा, एनोड पर इम्प्योर रहेगा। देखो एनोड पर इम्प्योर कैसे रहेगा, याद रखो एनोड मड, ठीक है। एनोड मड याद रखोगे, यानी एनोड मड यानी एनोड के नीचे गंदगी, एनोड के नीचे गंदगी यानी इम्प्योर, तो इम्प्योर वाला कहाँ रहेगा, एनोड पर। कोरोजन, कोरोजन की बात हमने कर ली थी चैप्टर नंबर 1 में ही। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल ओपन एयर में होता है, मॉइस्चर के थ्रू उसमें क्या हो जाता है, कोरोजन लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। सिल्वर को अगर हम एयर में छोड़ दे तो वहाँ का जो सल्फर है वो सिल्वर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, वो ब्लैक कोटिंग कर देता है, ठीक है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। कॉपर को अगर हम बाहर छोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, जरूरी नहीं ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है आयरन, ये रहा, वो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं रस्ट, ब्राउन फ्लेकी, इस तरीके से होता है। कॉपर के आगे देखा होगा आपने, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, ग्रीन कोट हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि CO2 का कवरिंग चढ़ जाती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पेंटिंग का लगा दो, ऑयलिंग कर दो, गैल्वनाइजेशन कर दो, यानी दूसरे मेटल की क्या कर दो, कोटिंग कर दो जो कि कम रिएक्टिव है। एनोडाइजिंग अ मेटल, एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम पर चढ़ाना, इसे क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग, ठीक है। बाय मेकिंग अलॉयज, अलॉयज बना दो, अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के एक नया कंपाउंड बना दो, जैसे स्टील में होता है आयरन, निकल और क्रोमियम, ब्रास में होता है कॉपर जिंक, जिसके मेडल वेडल होते हैं ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज सॉरी ब्रॉन्ज ये रहा, कॉपर और टिन। एक आता है सोल्डर, सोल्डर होता है जिससे सोल्डरिंग नहीं होती, जो टीवी वाले भैया के पास देखा होगा आपने, जिससे टाके लगाते हैं जनरली अगर हम बात करें। सोल्डर जो है एक अलॉय है टिन और लेड का, ठीक है। ये कुछ अलॉय थे। रस्टिंग ऑफ नेल्स, वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स हमने देख लिया। यहाँ पर चैप्टर होता आपका ख़त्म बच्चों। आप 90% मार्क्स लाने के एकदम करीब हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। एक भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है, PYQ छूट गए हैं वो हम अगले
लेक्चर में करेंगे ज़रूर से ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर।